गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपका टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको नंबर सिस्टम्स। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कंफर्म पूछा जाता है। और उसकी अपने ये कह सकते हैं कि उसकी वीकनेस ये भी है कि एनसीईआरटी में वो पॉइंट बहुत कम कवर होता है। अपने बात कर रहे हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एंड किया था, रैशनलाइजेशंस के बारे में बताया था कि क्यों परफॉर्म करते हैं रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर से रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या परफॉर्म किया जाता है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और रैशनलाइजेशन करने के लिए जिस एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर दो नंबर्स के बीच में प्लस है रूट्स के लिए, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, और माइनस है तो मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। कई बार क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में ये आता है व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो आपको उसका आंसर देना होता है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर उसका अपोजिट वैल्यू होता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इसी रैशनलाइजेशन पे एक सिंपल एक दो क्वेश्चंस आपको बताए थे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पे, और उसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस बात करते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई डिस्कशन इतना डेप्थ में नहीं है, बहुत सिंपल है, एकदम इजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन आपको कुछ सीखना होगा क्योंकि हर स्कूल के पेपर में उस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है और क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है उसको करना है आपको सिंप्लीफाई बाय अप्लाइंग द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। गेट इट पॉइंट। तो देखिए इधर ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखा है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस एक ही क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत इजी से कोई मतलब नहीं है। एक ही क्वेश्चंस के अंदर कितने टर्म्स को मैंने यूज किया है, 3 टर्म्स को मैंने यूज किया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर 3 टर्म्स को मैंने यूज किया है। आप ये समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो तीनों टर्म्स के अंदर इंडिविजुअल रूट्स के अंदर वैल्यूज है, तो इंडिविजुअल अगर रूट्स के वैल्यूज है तो तीनों टर्म्स में मेरे को सेपरेट क्या करना होगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब इसके लिए मेरे पास में दो चॉइस है। एक तो चॉइस ये है कि पूरे क्वेश्चंस को एक साथ में अप्लाई करूं, और एक मेरे पास में चॉइस ये है कि तीनों टर्म्स का पहले इंडिविजुअल रैशनलाइजेशन कर सकता हूं और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। एग्जाम में चॉइस आपका है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तीनों टर्म्स को एक साथ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और तीनों टर्म्स को सेपरेट सिंप्लीफाई करके फिर वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर तीनों टर्म्स का एक साथ ही रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में स्पेस फुल है, तो मैं तीनों टर्म्स का एक साथ रैशनलाइजेशन कर रहा हूं। और एक साथ रैशनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि पहले टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में क्या है, 2 माइनस रूट 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस का साइन हटके प्लस से, 2 प्लस रूट 2। फिर सेकेंड टर्म को लिखा 30 अपॉन 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस का साइन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 न्यूमरेटर में, अपॉन में भी सेम कॉन्सेप्ट 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो ये हो गया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद में थर्ड पे आते हैं। थर्ड में है वैल्यू आपका 3 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 3, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 3। तो सबसे पहले स्टेप में ये सब कुछ आपको लिखना आना चाहिए कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और जिस एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, अब यहां से इंपॉर्टेंट वर्क स्टार्ट होता है क्या, कि रूट्स की वैल्यूज को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो आपको याद होगा इस लेक्चर से जो जस्ट पहले लेक्चर था उसमें आपको इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया गया था कि इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, उन पे आइडेंटिटीज कैसे लगता है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो वापस से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए, आपको 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 प्लस रूट 2 से। तो जब भी आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरा पॉइंट, एक पॉइंट हमेशा आपको फॉलो करना है मेरे साथ में, क्या कि न्यूमरेटर को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, हमेशा पहले ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। रीजन बताऊंगा कि क्यों। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी में आप सबको बता रखा है फिक्स आइडेंटिटी लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकंड पे भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है,
न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना ही नहीं है जब तक एक्सप्रेशन जब तक सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। न्यूमरेटर को सिर्फ मल्टीप्लाई फॉर्म में ही शो करना है। कर दिया आपने। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन लग गया। फिर इसी तरीके से थर्ड टर्म का भी न्यूमरेटर सेम 3√2 ब्रैकेट में जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वो लिख दिया, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गेट इट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इधर, अब यहां से आपको क्या सीखना है कि 4√3 मल्टीप्लाई में है 2 प्लस √2 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 30 4√3 प्लस 3√2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए। आता है क्या 4√3 का स्क्वायर करना है? कैसे करेंगे बताओ? 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 माइनस 3√2 ब्रैकेट 3 माइनस 2√3 अपॉन 3 स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12। क्लियर हो गया यहां तक का पॉइंट? अब आगे आइए देखिए सॉल्यूशन में। अब आप लोगों को क्या करना है? 4√3 2 प्लस √2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस 30 4√3 प्लस 3√2 अपॉन कितना होता है? 48 माइनस 18 30 माइनस 3√2 ब्रैकेट 3 माइनस 2√3 अपॉन 9 माइनस 12 कितना होता है? 9 माइनस 12 माइनस 3 कितना होता है? 9 माइनस 12 माइनस 3। अब देखिए, अब यहां से वैल्यूज को कैंसिल कीजिए। 2 की टेबल से 2 1 टाइम, 2 की टेबल से 4 2 टाइम, 30 से 30 कैंसिल हो गया 1 1 टाइम, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। नेगेटिव यहां पे भी है और नेगेटिव यहां पे भी है, तो डिनोमिनेटर का नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ अगर बात करें मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशंस को यहां से कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास में वैल्यू है 2√3। क्या है वैल्यू? 2√3। देखिए इधर 2 टाइम कैंसिल हुआ है, तो 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, कीजिए ब्रैकेट ओपन। 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई, 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई 4√3 प्लस 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई 2√6। 30 से 30 कैंसिल हो गया, 1 ही है यहाँ पे, तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दो। बाहर किसका साइन है? माइनस का। अंदर के साइन चेंज कर दो, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4√3 और माइनस का ही क्या हो जाएगा? 3√2। इज इट क्लियर? फिर किसका साइन है? माइनस का। लेकिन यहां डिनोमिनेटर में किसका साइन है? माइनस का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? पहली बात तो प्लस बन जाएगा। अच्छे समझिएगा, ये बाहर माइनस है, ये डिनोमिनेटर माइनस है, तो ये माइनस जब न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। कीजिए मल्टीप्लाई। √2 को 3 से, बोलिए क्या लिखूं? √2 को 3 से 3√2, रूट का नंबर और बिना रूट का नंबर जब मल्टीप्लाई होता है दोनों को साथ साथ लिखता है, और रूट के नंबर को रूट के नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, √2 इंटू √3 √6। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आपने रेशनलाइजेशन का स्टेप्स परफॉर्म किया। डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा वो फिक्स आइडेंटिटी लगेगी। सिंप्लीफाई किया, उसके बाद में न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करके फिर ब्रैकेट को ओपन किया। अब देखिए यहां पे सिमिलर टर्म्स को सॉल्व कीजिए। अच्छे से देखिएगा कि सिमिलर टर्म्स का सॉल्यूशन कैसे और क्या बनेगा। अगर आप समझदार है तो समझ जाएंगे। 4√3 प्लस का 4√3 माइनस का क्या बताया था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर ओनली परफॉर्म्ड ऑन द सेम इरेशनल नंबर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हमेशा सेम इरेशनल नंबर्स पे होता है, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स पे नहीं होता है। तो 4√3 से 4√3 कैंसिल हो गया, 2√6 से 2√6 कैंसिल हो गया, और 3√2 माइनस का 3√2 प्लस का कैंसिल हो गया। तो सारे वैल्यूज एक दूसरे से अगर कैंसिल हो गए तो बताइए क्या आंसर आएगा?
आंसर क्या आएगा 0। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स 0। तो इस क्वेश्चन के रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का सिंप्लीफाइड होके आंसर क्या बन गया 0 आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया 0। इट इज क्लियर? समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। इसी तरीके से रैशनलाइजेशन के लिए एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। करना रैशनलाइजेशन ही है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बदलता है वो देखिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इफ x इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 एंड y इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 फाइंड। और फाइंड करके देखिए क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन पूछ सकता है। ध्यान से सुनेगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन पूछ सकता है। जैसे सबसे पहले लिखा फाइंड x + y। सेकंड हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले फाइंड x² + y²। थर्ड हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले क्या x³ + y³। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं क्वेश्चंस में कि आपको x और y दे रखा है और x और y के गिवन वैल्यूज के लिए आपको इन एक्सप्रेशंस के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये तो है सेकंड पार्ट, मतलब जो वैल्यूज फाइंड आउट करना है उसको तो बाद में परफॉर्म करेंगे। पहले बात करेंगे कि जो गिवन वैल्यूज है x और y के, उसमें आप इजीली देख सकते हो कि दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर डिनोमिनेटर में रूट है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशंस के लिए आपको जो x इज इक्वल टू वैल्यू दे रखा है √2 - 1 अपॉन √2 + 1, आप सबसे पहले इसका क्या परफॉर्म करेंगे? यस, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो इसके सिंप्लीफिकेशंस के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा ये एक्सप्रेशन? √2 - 1 से। क्योंकि डिनोमिनेटर में जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? माइनस से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? माइनस से। करें सॉल्यूशन को कंटिन्यू। x इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि √2 - 1 को √2 - 1 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो जब सेम वैल्यूज का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? होल स्क्वायर। √2 - 1 का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? √2 - 1 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपको जैसे बता रखा है फिक्स प्रोसेस चलेगा a + b a - b, दैट इज a² - b²। a + b a - b a² - b²। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट पे है x इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में क्या है? a - b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है ना, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या एक्सप्रेशन बन रहा है? a - b का होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं a - b का होल स्क्वायर एक्सप्रेशन? बताइए। a - b का होल स्क्वायर एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए a², अच्छे से लिख के बता रहा हूं आपके लिए, +b² - 2ab। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। तो न्यूमरेटर तो सॉल्व हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 - 1 में चेंज हो जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया x का? √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 माइनस, जब मल्टीप्लाई ओपन करेंगे तो क्या ओपन होगा? मल्टीप्लाई। 2 का √2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 2√2। 2 का √2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 2√2 अपॉन में कितना है? 1 है। लिखना है तो एक बार लिख दो, बाकी डिनोमिनेटर में 1 का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशन सेम रहेगा। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x? 2 + 1, बताइए कितना? 2 + 1 3 माइनस 2√2। क्योंकि ये 3 और ये √2 आपस में पॉसिबल नहीं है सब्ट्रैक्शन से एडिशन, तो x एक्सप्रेशन का रेशनलाइजेशन होने के बाद में, x एक्सप्रेशन का रेशनलाइजेशन होने के बाद में वैल्यू क्या आ गया? 3 - 2√2। ओके स्टूडेंट्स, 3 - 2√2। सिमिलरली देखिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका ये मेरा। अब आपको ये चीज यहां से समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम में तो आपको ये परफॉर्म करना ही है। क्या परफॉर्म करना है? कि √2 + 1 और √2 - 1 अगर एक्सप्रेशन है तो रेशनलाइजेशन किससे करेंगे? √2 + 1 से। तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि यही सेम कहानी वापस से चलेगा, बस चेंज क्या होगा कि न्यूमरेटर में प्लस माइनस की जगह प्लस है, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब कौन सी आइडेंटिटी? a + b का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा a + b a - b। तो एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद में डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा क्या? y इज इक्वल टू 3 + 2√2।
देखिए एग्जाम में तो आपको जरूर से सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखना है, लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो सिंप्लीफिकेशंस आपने x के लिए अप्लाई किया है वो ही सेम सिंप्लीफिकेशंस आप जब y के लिए अप्लाई कर देंगे तो बस चेंज क्या होगा, न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर चेंज हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर में, तो y का आंसर कितना आ गया 3 प्लस 2 रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। x और y के दोनों आंसर्स इंडिविजुअल आने के बाद में अब क्वेश्चन आपसे जो भी पूछे वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने पूछा x प्लस वाई, क्या पूछा, x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई में x है 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस y है 3 प्लस 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, तो x प्लस वाई का आंसर भी कितना हो गया 6 हो गया। सेकंड मैंने पूछा एक्सप्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। दो चॉइस है आपके पास में, पहला चॉइस क्या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से सुनेगा, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस है मैं उससे मैं सॉल्यूशन करूंगा नहीं, क्योंकि वो तो आप लोग भी कर लेंगे। कैसे कि एक्स की वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर है तो 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और y की जगह पे क्या रख दोगे 3 प्लस 2 रूट 2, तो क्या बना बताओ 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। दोनों एक्सप्रेशन में इंडिविजुअल होल स्क्वायर ओपन करके जब आप वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। लेकिन मैं इस स्टेप से क्यों नहीं करना चाहता, उसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि मेरे को इस एक्सप्रेशन से सॉल्व नहीं करना है। मेरे को किस एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए मैं आइडेंटिटी एक्सप्रेशन जानता हूं, कौन सा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए आइडेंटिटी से यूज टू होना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो आप होल स्क्वायर करके कर सकते हो, लेकिन कई क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनमें आइडेंटिटी यूज के बगैर सॉल्व ही नहीं होता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी ये रहनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको आइडेंटिटीज का यूज करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक्सप्रेशन किसका लिया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब मेरे को यहाँ पे पता है कि इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये चाहिए क्या, एक्स प्लस वाई, जो कि ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा है कितना 6। नहीं भी कैलकुलेट कर रखा होगा तो क्या करूंगा, एक्स के प्लेस पे एक्स, वाई के प्लेस पे वाई पुट करूंगा, तो इस ब्रैकेट में तो क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, 6 आएगा ना। एक्स प्लस वाई, सो तो नहीं रहेगा, सो तो नहीं गए, एक्स प्लस वाई कितना आएगा 6, तो यहां पे 6 पुट कर दिया तो 6 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो यहां पे भी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं करना। आपको एक्सप्रेशन सॉल्व किसके लिए करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, प्लस 2 यहां पे अगर पुट करते हैं तो 3 माइनस 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 प्लस 2 रूट 2 से। ध्यान रखिएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू सॉल्व करने पे 6 आ गया, यहां पुट कर दिया, ये फाइंड आउट करना है, प्लस 2 एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर सर वो तो 36 होता ही है, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पे बताइए a माइनस बी, ए प्लस बी, कोई नई बात है नहीं आपके लिए। क्या होता है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 4 2 जा कितना होगा 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई 2, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपको फाइंड आउट करना है 36 एलएचएस में है, आरएचएस से प्लस 2 चेंज हो गया किस में, माइनस 2 में। देखिए इसको फाइंड आउट करना है तो प्लस का जो 2 है वो इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2, तो 36 यहां पे पहले से है। अब एलएचएस को आरएचएस में लिखो चाहे आरएचएस को एलएचएस में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब ट्रांसफर करते हैं ना तब साइन चेंज होता है, लेकिन जब दोनों को चेंज कर, मैं इधर से उधर चला गया और उधर वाला इधर आ गया तो उसमें साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो आरएचएस को मैंने पहले लिख दिया, एलएचएस को बाद में लिख रहा हूं, तो कितना हो गया 36 माइनस 2 34। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पूछा आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वैसे आप लोग आगे सीख लेंगे इसको, क्योंकि 8th में तो इस आइडेंटिटी का यूज होता नहीं है, पॉलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर इस आइडेंटिटी का यूज होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए आइडेंटिटी क्या यूज करते हैं,
ये आइडेंटिटीज आप यहां से भी याद कर ले तो भी अच्छी बात है, नहीं तो बाद में पॉलिनोमियल में तो याद करना ही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए आइडेंटिटी लिखा जाता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जिसका एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ओके भाई स्टूडेंट्स, आपको x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? हाँ, ये आइडेंटिटीज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। इस आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी अगर आपको लर्न है तो देखिए कितना सिंपल है आंसर, x प्लस वाई जानते हैं ना कितना होता है 6। फाइंड आउट क्या करना है? सो फाइंड आउट तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करना है प्लस 3। अब वापस से नहीं बताऊंगा कैसे, x इंटू वाई, जब x और y की मल्टीप्लाई करूंगा, ये रहा आपके सामने है, 3 का 3 है, x इंटू वाई, x इंटू वाई सिंप्लीफाई होके कितना आता था 1, क्योंकि 9 माइनस 8, तो मैंने उसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया 1। एग्जाम में जो आपसे पूछा आप सॉल्व कर लीजिएगा, अभी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या पुट कर दिया 1 और x प्लस वाई का वैल्यू वापस से 6। सो 6 का क्यूब तो मेरे को आता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 इंटू 6 इंटू 6 कर लो। या कोई ऐसा सोच रहा है कि 6 का क्यूब 18 होता है, वो 6 इंटू 3 18 होता है। 6 का क्यूब मतलब क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, ना कि 6 3 18 होता है। तो 6 को 3 टाइम्स 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 216 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये कितना हो गया 18 हो गया, प्लस का 18 चेंज कर दो किसमें माइनस 18 में, क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 216 माइनस 8। आता है क्या माइनस करना? आता है क्या माइनस करना? क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 16 माइनस 8, 8 हो गया, क्या बचा 0, तो 20 माइनस 1 90। कितना आंसर आ गया 198। गेट इट? तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि एक्स और वाई के एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं, क्या दे रखा है बेटा एक्स और वाई का एक्सप्रेशंस आपको दे रखा है, आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इस पे डिस्कशंस पॉलिनोमियल में फिर एक बार होगा। पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे ऐसे एक्सप्रेशंस को एक बार फिर से आपको यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन रैशनलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई होप कि किस तरीके से रैशनलाइजेशंस के क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एग्जाम में चेंज करके कैसे पूछ लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में चेंज करके क्या कहा जाता है, देखिए इधर क्वेश्चन का एक्सप्रेशन ये है, अब इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b√2। देखिए आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो, मैंने इसलिए सिखाने के लिए क्या किया एक्सप्रेशन वही ले लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या है इफ √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b√2 फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए बेसिकली मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं कि उसी एक रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे कितने डिफरेंट वेरिएशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट रैशनलाइजेशन का ही है, लेकिन उसी रैशनलाइजेशंस के बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो उनमें से एक पैटर्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है क्या कि √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल दे रखा है a प्लस b√2 के, और आपको फाइंड करना है a एंड b। तो आपको क्या करना होगा, देखिए सॉल्यूशन में अब जो पहले x इक्वल टू चल रहा था इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में x इक्वल टू नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्रेशन है। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्रेशन है तो क्या करना है अपने को सबसे पहले वैल्यूज एक्सप्रेशन लिखना है। क्या है वैल्यू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 और इज इक्वल टू में क्या है a प्लस b√2। क्या करूंगा मैं, डिनोमिनेटर तो रैशनलाइजेशन इधर तो यही चलेगा और इधर बराबर में क्या लिखते रहेंगे a प्लस b√2, क्या लिखते रहेंगे बराबर में a प्लस b√2, क्या लिखते रहेंगे बराबर में, हाँ सर समझ में आ गया, क्या लिखते रहेंगे a प्लस b√2। मतलब जितने स्टेप्स तक सॉल्यूशन परफॉर्म होगा उतने स्टेप्स तक आपको बार बार क्या लिखना होगा इक्वल टू का साइन लगा के a प्लस b√2। तो फाइनल देखिए यहां से बता रहा हूं कि फाइनल स्टेप के अंदर 3 माइनस 2√2 किसके इक्वल आ गया, बताइए किसके इक्वल हो गया a प्लस b√2 के।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करना है, सिर्फ एक बात आपको सीखनी है, रैशनलाइजेशन में तो कोई चेंज नहीं था, एग्जैक्टली सेम टू सेम, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस का वेरिएशन चेंज होता है, लेकिन आपको अपने मेथड को नहीं बदलना है, आपका रैशनलाइजेशन पार्ट सेम है। अब आपको एट लास्ट क्या करना है कि आपने रैशनलाइजेशन करके क्या एक्सप्रेशन निकाला, 3 माइनस 2√2, और क्वेश्चन में वही एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी रूट 2। तो आपको क्या करना होगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड। देखिए क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में साइन किसका है सर, वो तो इक्वल टू का है। तो दो एक्सप्रेशंस के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसा एक्सप्रेशन एलएचएस है वैसा ही एक्सप्रेशन क्या होगा, आरएचएस। अब इस एलएचएस को आरएचएस के बराबर कैसे लिख पाऊंगा, जब ए और बी की कुछ वैल्यू होगी। क्या ए का वैल्यू 1 हो सकता है, क्या ए का वैल्यू 2 हो सकता है, नहीं। क्या होगा ए का वैल्यू, सोच पा रहे हैं क्या, एलएचएस आरएचएस के इक्वल होने के लिए ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, a इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखिए इधर यहां पे 3 है तो यहां पे a है, तो a किसके इक्वल हुआ, 3 के। और यहां से देखिए यहां √2 के साथ कौन है, b किसका, प्लस का, लेकिन यहां √2 के साथ कौन है, 2 किसका, माइनस का। तो क्या होना चाहिए b का वैल्यू, 2 या -2, कुछ कह रहे 2, कुछ कह रहे -2, लेकिन सही आंसर क्या है, b इज इक्वल टू -2। जो प्लस लिखेगा वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, a is equal to 3 and b is equal to -2। ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों तरफ कोफिशिएंट्स का कंपेयर करना है, इधर 3 है इधर a है, तो a is equal to 3, इधर 2 माइनस का इधर b प्लस का, √2 को साथ में नहीं लिखना है, कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो √2 के साथ यहाँ पे b है, यहाँ √2 के साथ -2 है, तो कंपेयर करने पे b का वैल्यू कितना हुआ, -2। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, a is equal to 3, b is equal to -2 are the required values। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में नियर अबाउट इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आपको मिलता है पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए। अच्छे से वीडियोस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सपोनेंट्स, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस बताऊंगा एक्सपोनेंट्स के। अच्छे से वीडियोस को देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहे हैं, तो जरूर अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस में कितने अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। टिल देन स्टडीज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।